सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो यहाँ पर हम लोग अब हेलो एल्केन ख़त्म कर चुके हैं और हेलो अरीन चल रहा है। आपको मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें ये बताया था कि हेलो अरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये तो क्लियर है, मैंने सब आपको एक्सप्लेन करा था कि क्यों ऐसा होता है, कौन से 4 रीजंस थे। ठीक है, अगर आपने वो अभी नहीं देखा तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो हेलो अरीन्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। आज हम ये देखेंगे, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो अरीन्स इन स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करेंगे ये, हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस इनके संग अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये स्पेशल केस में देते हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं वो रिएक्शंस। नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, नॉर्मली यही होता है कि हेलो अरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में किस तरह से देते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो अरीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके संग रिएक्शन करेंगे और टेम्परेचर देखो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर टेम्परेचर है 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर। बहुत हार्ड कंडीशंस हैं ये। उसके संग जब NaOH के संग इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में, तो सबसे पहले ONA मिलता है, फिर ONA का जब डाइल्यूट HCl के संग रिएक्शन करवाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फिनॉल। तो हमको यहाँ पर फिनॉल मिल जाता है। ठीक है, अब आप देखो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आ रही है। अब अगर आपने क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, आइदर ऑर्थो और पैरा पर अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, हम NO2 ले लेते हैं, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इट मे बी ऑन ऑर्थो और पैरा, कोई सी भी पोजीशन पर हो जाता है। पैरा पे थोड़ा स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, इसलिए मैं ये पैरा का एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ। तो आपने जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना दिया तो आप देखो कंडीशन कितनी कम हो गई है यहाँ पर, कितनी कम टेम्परेचर पर। यहाँ पर देखिए 623 था, यहाँ 443 केल्विन ही रह गया और प्रेशर तो गायब ही हो गया है ना। तो कंडीशंस, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन रिंग में तो और कंडीशन और सुइटेबल कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब और ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है जब हमको फिनॉल मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा को एक ही उसमें लिख दिया, NaOH और HCl मतलब ये हाइड्रोजन आयन मतलब डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो वो रिएक्शन पूरा ना करके मैंने फाइनल आपको प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर दिए हैं और NO2 यहाँ लगे गई। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि बेंजीन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन वो रिंग से लेता है। तो जब आप उसको ऑर्थो या पैरा पे लगा दोगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो उससे क्या है, जब ये अपनी तरफ यहाँ से अब ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, और वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है और आपने 11th में भी करा है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप खुद उसको, इस ग्रुप को लगा करके देखोगे और पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बनाओगे। ठीक है, जब यहाँ पर आपको पता है पहले यहाँ पर ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है यहाँ से, और यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर भी। तो ये आपने रेजोनेंस में सीखा है ना। तो यहाँ क्या होगा, जब हमने ऑर्थो या पैरा पोजीशन है ये, यहाँ पर NO2 लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुल कर लेता है अपनी तरफ। जब ये पुल करता है तो क्या होता है, इस कार्बन के और इस Cl के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, और इसकी वीक होने की वजह से क्या है, यहाँ पर अटैक करने के लिए NaOH बैठा ही है, हमने हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करा ही हुआ है, और हाइड्रोजन आयन मतलब डाइल्यूट HCl भी हमने डाल रखा है। मतलब कंडीशंस वही है, सिर्फ हमने प्रेशर कम कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ये फास्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इसने कम कर दिया NO2 ने कुछ, तो उसकी वजह से क्या है कि हमको यहाँ पर फिनॉल आ जाएगा, लेकिन ये NO2 लगा रहेगा उसमें, रिंग से हटेगा नहीं। तो ये हमें प्योर कंपाउंड कुछ नहीं मिल रहा है, प्योर हमें सिर्फ इस कंडीशन में मिलेगा जब बहुत ही हमने स्ट्रॉन्ग कंडीशंस इसके संग अप्लाई करी हुई हैं। ठीक है, फिनॉल हमें सिर्फ तभी मिलेगा, अदरवाइज ये हमें प्योर कंपाउंड नहीं मिलेगा। अब आप देखिए,
अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पे ही हमने NO2 या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जब हमने ऑर्थो और पैरा पर दोनों पे ही लगा दिया है NO2 ग्रुप, तो देखिए कंडीशंस और कितनी कम हो गई। NaOH तो है ही, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में बेस और एसिड ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ये इस एसिड का क्या काम हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा ये और स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो ये पूरा जो है फिनॉल में चेंज हो जाता है, OH ग्रुप आ जाता है इसमें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पर NO2 आ जाएगा, और ये इस तरह से कंडीशन देखो, टेम्परेचर देखो, यहाँ पे था 623, यहाँ हुआ 443 और यहाँ हो गया 368। प्रेशर सिर्फ हमने यहीं पर फर्स्ट रिएक्शन में ही दिया था, जब हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके संग बेंजीन रिंग में नहीं लगाया था। अब आपने दो पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये डबल काम कर रहा है। एक तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक बार तो इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था उसको अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करके रखा, खींच लिया। अब दूसरा यहाँ पर जब पैरा पोजीशन पर आया, जब ये रोटेशन चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर इसने अपनी तरफ थोड़ा सा पुल कर लिया, तो क्या हुआ, ये वीक और ये जो बॉन्ड है क्लोरीन और कार्बन के बीच में, ये और वीक हो गया। तो ये कम कंडीशन में ही, मतलब कंडीशन अगर हम कम अप्लाई करेंगे तब भी ये OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। अगर आपने तीनों पोजीशन पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, मतलब दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यहाँ पर अगर आपने तीनों ही पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इसमें ना आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बेस लेने की ज़रूरत है, ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप हल्का सा वार्म करेंगे और वाटर की प्रेजेंस में करेंगे। वाटर क्या है, आयनिक होता है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये इस तरह से रहता है ना, तो इस वाटर का ही सिंपली ये OH जो है जाकर के यहाँ पर इससे बॉन्ड बना लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इसकी जगह ये OH आकर के तीनों जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये और इजी हो गई। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो हम हेलोअरीन में देख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इन स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। राइट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो हेलोअरीन्स बहुत इजीली देते हैं। नोट कर लीजिए आप। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये बेंजीन रिंग में, हेलोअरीन में क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ये यहाँ पर ये सब हाइड्रोजन अटैच होते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह क्या आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरह से ही होगा ना, यही तो हुआ इन शॉर्ट कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन की सर्च में है और उसको बेंजीन रिंग में बहुत इजीली जो है इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और जब ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो खुद उसकी जगह आकर के यहाँ पर कार्बन के संग बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आता है। ये हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन, या कोई भी आप हेलोजन ले सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये या तो ऑर्थो पोजीशन पर करेगा या फिर ये पैरा पोजीशन पर करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थो यहाँ पर भी आ सकता है, ये भी ऑर्थो पोजीशन हुई ना। कैसे होता है ये, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, यही होती है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये दो तरह से आकर के इनके संग अटैच होता है बेंजीन रिंग में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसको इजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो ये जा करके वहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब जितनी भी आप ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो पैरा पोजीशन है, ये जो पैरा है ये हो गया ऑर्थो, ये जो पैरा है इट इज़ मोर स्टेबल, और ये मेजर
प्रोडक्ट होता है, स्टेबल होता है, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ऑर्थो है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। जितनी भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देखोगे, ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, ये भी बड़ा ग्रुप है, और इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया। क्लोरीन इज अ बिग ग्रुप, लार्ज ग्रुप होता है ये तो, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया यहाँ पर। तो क्या इनके पास जो है वो हिंड्रेंस आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हो ना, पीछे समझाया था मैंने, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, ये तो इतनी बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं, तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस तो कम होगी ही होगी, प्लस यहाँ पर सिमिट्री आ जाती है। तो सिमिट्री आने की वजह से स्टेबिलिटी हो जाती है। अब देखो, अगर ऐसा स्टेबिलिटी क्यों, मतलब जो ये पूरा एक जो इनका क्रिस्टल लेटिस होता है, जो पूरा एक प्लेन में जैसे ही मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, तो अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे क्लोज पैक, इसकी मैं दिखा दूँ पैकिंग आपको, तो ये बहुत ईजिली यहाँ पर इस तरह से पैक हो जाएगा। इस तरह से करके बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे लग जाएंगे लाइन में, तो इनमें पैकिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से आएगा, बहुत हौच पौच हो रहा है। देखो, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि क्यों पैकिंग की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये आया, अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल हमें और लगाना है, तो क्या इनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी? ये फिट ही नहीं आएगा। अगर हम मान लो इस इलेक्ट्रोफाइल को हम इस साइड भी कर देंगे, तो क्या होगा, ये पहली बात तो इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, इनमें सेम है ना इलेक्ट्रोफाइल, तो ये लगेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इधर ही है ना। अगर इधर लग गया तो आप ये देखो कितना दूर दूर बन रहा है, मतलब ये रिंग को हम इधर और खिसका दो तो आप इतना गैप इनमें रहेगा। ये लो, मैंने और पास कर दिया आपको क्लियर करने के लिए। ये क्लोरीन हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये कितनी पैकिंग ऐसे इसके चलती जाएगी, तो कितना गैप आ रहा है इनमें, ये देखो ये कितना गैप आ रहा है ना। और अगर हम पैरा पोजीशन पर लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन लिया और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, और यहाँ पर हमने ये बेंजीन रिंग एक बना ली, ये Cl आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना गैप रह गया? गैप कम हो गया ना। इसका मतलब इसमें क्लोज पैकिंग ज़्यादा है और इसमें क्लोज पैकिंग नहीं है। तो किसमें किसका मजबूत होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए हम इसकी स्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं, या ये मेजर अमाउंट में बनता है अगर हम वो कहते हैं, तो एक तो वो है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, दूसरा इसमें सिमिट्री है। सिमिट्री होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है और मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देखेंगे वो है हैलोजिनेशन। नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे वो है हैलोजिनेशन। ठीक है, अब हैलोजिनेशन में क्या होता है, देखिए ये आपने जितने भी इसके मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वो 11th में आपने पढ़े हुए हैं सारे, और बहुत डिटेल में आपने इसके मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, इसका ये आ गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अगर हमने इसका हैलोजिनेशन करा, हम क्लोरीन से ही कर ले रहे हैं, हैलोजिनेशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब यहाँ पर बताओ AlCl3 क्या है? AlCl3 इज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड क्यों हुआ? क्योंकि जो एल्युमिनियम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसी की वजह से अभी देखो यहाँ पर क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसका एक लाइन में आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ, क्योंकि हमें बच्चों यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल को हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल देख लिया सही, फिर तो आपको कुछ नहीं है रिएक्शन में, कुछ भी नहीं सोचना, सीधे यहाँ पर ला करके बनाना है उसको। ठीक है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन है Cl2, ये इसकी वजह से, लुईस एसिड की वजह से, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लुईस एसिड क्या करता है बताइए? इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेना होगा लुईस एसिड को। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसका हेट्रोलिटिक फिशन होगा। वैसे देखिए हेट्रोलिटिक नहीं होता है, अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे Cl, तो ये क्योंकि सेम एटम्स हैं तो इसमें क्या होमोलिटिक होना चाहिए था, फ्री रेडिकल वाला, लेकिन यहाँ पर हेट्रोलिटिक होता है इसकी वजह से।
तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाता है, तो इस वाले क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये मिल गया इसको, ये तो इसी को ढूंढ रहा था, इसी की वजह से तो हुआ ये काम। तो ये AlCl3 जो है ये इस क्लोरीन आयन के संग अटैच होकर के ये बना लेगा AlCl4 माइनस, ठीक है। और ये जो आया ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास कौन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो हमको मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा हमको मिलेगा पैरा पोजीशन पर, जिसमें ये मेजर अमाउंट में होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट में होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अभी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखोगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में जो क्लोरीन है इसका हेट्रोलिटिक फिशन होगा, इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे से दूर हो जाएगा, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर AlCl3 लिया है और AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, तो ये AlCl3 इस क्लोरीन के संग कंबाइंड हो जाएगा और बना लेगा AlCl4 और ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आकर के यहाँ इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा करते हैं। नाइट्रेशन में अब आप देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HNO3 से करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर H2SO4 का भी वही रोल रहेगा जो यहाँ पर पहले वाली हेलोजिनेशन रिएक्शन में AlCl3 का था, ठीक है। तो हम ये इसको कैसे डिसोसिएट होगा H2SO4, देखो H2SO4 बीइंग एन एसिड ये किस में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा प्लस HSO4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिल गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा HNO3 के पास। HNO3 का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये H, इस तरह से होता है HNO3 का स्ट्रक्चर। तो अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसको अप्रोच करेगा और अप्रोच करके ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ON डबल बॉन्ड O, ये O इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा ये आकर के लग गया। अब मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में किसी में भी इस तरह से देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड, इधर लगा देती हूँ, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गया, तो इस नाइट्रोजन का पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको ये मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो मेन इसमें हमें यही देखना होता है कि हमारे को क्या इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, हमें कैसे मिल सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पर भी ये पैरा पोजीशन पर जो है अगर नाइट्रो ग्रुप लगता है तो वो स्टेबल होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो पर माइनर होता है। क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा कि जो बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन होती है H2SO4 से, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अभी हम देखेंगे, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब ये होता है, देखो H2SO4 क्या करेगा, आपको ही पीछे बताया कि H2SO4 क्योंकि एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब अगर ये हाइड्रोजन आयन क्या है, दूसरे H2SO4 से कनेक्ट होंगे, मतलब उसके संग बॉन्ड बनाएंगे,
ये देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये इस तरह से होता है और यहाँ पर एक O आ जाएगा और ये H आ जाएगा, हो गया H2SO4। ये इस तरह से H2SO4 का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो कहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के पास। तो ये यहाँ पर आकर के ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसके संग आकर के यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने पीछे अभी रिएक्शन में करा था सेम चीज हमारे सामने आ गई है। ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन इसके संग अटैच हो गया और ये हाइड्रोजन। अब ये जब भी मिलेगा आपको तो क्या होगा, इसका सेम -H2O, और जब ये -H2 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इधर O और H, इसको क्या बन गया, ये HSO3 या SO3H। तो यहाँ पर SO3H आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और ये हो जाएगा पैरा पोजीशन पर SO3H, ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके दो हमको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इसमें मेन चीज यही है कि आपको इसमें न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इससे वापस लिया था, ये आपके पास आ गया है इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। तो ये इस तरह से आपको समझना है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। यहां पर लेंगे नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे होगी, AlCl3 और किसके साथ होगी, CH3Cl के साथ। यहाँ पर इसको हम CH3Cl को ऊपर लिख लेते हैं और ये AlCl3 का क्या रोल होगा, जो हेलोजिनेशन में था, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन में काम करा था AlCl3 ने, वही यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर भी एज अ लुईस एसिड काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3Cl में हेट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि पार्शियल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे क्या बनेगा, ये CH3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हमको मिल गया यहाँ पर और ये Cl मिल गया है, ठीक है। अब ये Cl क्या करेगा, इस AlCl3 से रिएक्शन करेगा, ये AlCl3 से ये क्लोराइड आयन जो है वो रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा AlCl4 और ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के यहाँ बेंजीन रिंग में अटैक कर देगा। ये यहाँ पर आएगा CH3 या फिर कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, ठीक है, और ये ऑर्थो पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन पर। तो एल्काइल ग्रुप का क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप रहा है, इसने सब्स्टिट्यूट करा है हाइड्रोजन को यहाँ से, इसलिए ये होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर वो भी बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, इसी में ही हम चलो नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जिससे आपको। ये हो गई, नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइल ग्रुप, पहले क्या था, एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर CH3CO जो है वो एसाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3COCl ले लिया, सेम इसका मैकेनिज्म है, यहाँ ये भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो CH3COCl में क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर CH3CO के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसी कार्बन से अटैच्ड है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा और ये AlCl3 के साथ ये क्लोराइड आयन जो है वो बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा AlCl4 और ये जो है ये आपका आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा आकर के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और कार्बन से क्यों ये जुड़ता है तो CH3, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ आएगा Cl पैरा पोजीशन पर, CO CH3।
तो ये हो गई आपकी एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। तो वुड्स-फिटिक रिएक्शन, पीछे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसमें क्या है, मेटल एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में सोडियम के प्रेजेंस में करा जाता है और ड्राई ईथर लिया जाता है ना, सोडियम से रिएक्शन होती है। ऐसे ही वुड्स-फिटिक रिएक्शन में हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया आपकी क्लोरोबेंजीन को या किसी भी हेलोअरीन को जो है हमने इस तरह से लिख लिया है, और 2Na एक्टिव मेटल लेंगे, और दूसरा हम इसकी जब वुड्स-फिटिक रिएक्शन होगी तो कोई भी एल्काइल हलाइड से इसकी रिएक्शन होगी। एक तरफ अराइल हलाइड है और एक तरफ एल्काइल हलाइड है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे तो पढ़ा था आपने वुड्स रिएक्शन में, और ये NaX निकल जाएगा यहाँ से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग से कौन आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अराइल अरीन। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगी, वुड्स-फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन, इनका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। वुड्स नाम आ गया, वुड्स का मतलब ही यही है कि आपको सोडियम के संग रिएक्शन करवानी है और ड्राई ईथर में करवानी है। ठीक है, अब फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपको इसके अरीन के हेलो अरीन के 2 मॉलिक्यूल आपको लेने, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये भी सोडियम से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और NaX बाहर निकलेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और 2 फिनाइल ग्रुप जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसको हम कहेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ड्राई फिनाइल, और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गई हैं आपको, वुड्स-फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर सारी आपकी रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 3-4 थोड़ा सा इसके जो और डेरिवेटिव्स हैं या और इसके जो कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनका क्या रोल है, क्या यूज़ होता है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। तो बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो मैं अभी करवाती हूँ आपको, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे इसके पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन एक ही कंपाउंड में मिलते हैं। पहला है आइडोफॉर्म, 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आपका आता है। आइडोफॉर्म इज CH3 ट्राई आयोडोमीथेन, और ये इसका क्या यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एक्चुअली ये CH3 की वजह से एंटीसेप्टिक नहीं होता, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें ही याद रखनी है, क्या है, क्या नाम है, फॉर्मूला क्या है, और एक उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बस। इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत फेमिलियर है ये तो, CCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, जो ब्रोमीन वाटर आप बनाते हैं, और मैंने बताया था अनसैचुरेशन टेस्ट जब करते हैं तो ब्रोमीन वाटर से करते हैं, वहाँ पर सॉल्वेंट क्या था, CCl4। तो ये हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आग बुझाने के काम आता है। तीसरा इसी का ही भाई है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, बहुत फेमिलियर हो गए आप इस नाम से, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये किस लिए काम आता है, जो सर्जरी वगैरह होती है तो डॉक्टर जो है वो एनेस्थीसिया जो देते हैं वो क्लोरोफॉर्म का ही देते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में आती है कई बार। अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म को एयर में ऐसे ही एक्सपोज छोड़ देते हैं, सनलाइट भी है, ठीक है, एयर में आपने ऐसे ही उसकी बॉटल को खुला छोड़ दिया है, तो क्या होगा, एक बहुत ही पॉइजनस गैस ये फॉर्म कर लेता है, उसको कहते हैं फॉस्जीन। तो फॉस्जीन का आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और रिएक्शन भी याद रखनी है। यहाँ पर देखो, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, एयर से रिएक्शन कर लेता है, जो एयर में ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO इज सनलाइट, और यहाँ पर फॉस्जीन गैस बनती है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, COCl, दिस इज फॉस्जीन, और HCl गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है फ्रीऑन। फ्रीऑन आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फॉर्मूला होता है ClCl2F2। देखो पॉलीहेलोजन है, कई हेलोजन यहाँ पर अटैच्ड है, तो ये आपको पता है, बहुत ही फ्रीऑन के यूज़ आपने बहुत पढ़ रखे हैं। फ्रीऑन क्या होता है,
एज अ रेफ्रिजरेटर यूज़ होता, रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, वहाँ यूज़ करा जाता है। लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें यूज़ तो होता है फॉर कूलिंग पर्पज़, लेकिन जब ये एयर में जाता है तो ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर देता है, उसमें होल कर देता है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। इसके बाद लास्ट आता है DDT। DDT इज पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बहुत लंबा नाम है ना, तो DDT याद रखना पड़ेगा। और DDT क्या होता है? इंसेक्टिसाइड होता है। एक्चुअली अब ये बैन हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में बैन हो गया है, क्योंकि बहुत स्टेबल होता है, वाटर में तो ये डिज़ोल्व होता नहीं है। जब इसको खेतों में डाला जाता था, जो किसान हैं वो अपने फार्म उसमें खेत में डालते थे इसको, तो क्या होता, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, तो क्या होता है कि ये पानी में तो डिज़ोल्व होता नहीं है, तो पानी में डिज़ोल्व ना होने की वजह से ये वहीं पर पड़ा रहता है, और पड़ा रहने की वजह से क्या होगा कि ये जो पोल्यूशन, एक तो सॉइल पोल्यूशन बढ़ा देता है, ठीक है, बारिश होती है तो उसके संग बह करके ये पॉन्ड्स वगैरह में चला जाता है, पानी के संग, बारिश के संग बह करके। तो उससे क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके लिए भी ये पॉइजन का काम करता है। तो फिलहाल ये DDT जो है वो बैंड है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हमारे उसमें बुक में दे रखा है NCERT में, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो DDT का नाम आप पूरा याद कर लेंगे, और फॉर किस पर्पज़ ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जिससे काफ़ी एक्सप्लेन करा है मैंने इसमें, आपको डाउट नहीं रहने चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर।